एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और अगर उसकी इमेज प्लेन मिरर में बन, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह, इसीलिए लाइट रेज वहां से होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम पाथ पर। ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकल लेंथ के अंडर पर पॉइंट आउट करता है, जिससे सिग्नल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 की फिजिक्स से। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम योर एजुकेटर अमित शर्मा और बिना देरी किए जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लाइट के बारे में। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज विजिबल टू द ह्यूमन आई। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो फॉर्म है जो ह्यूमन आई के लिए विजिबल होती है। लाइट के बिना आप चीजें नहीं देख पाएंगे। लाइट की वजह से ही जो सारे रंग हैं और जो सारी चीजें हैं वो हमें नजर आती हैं। Dual nature of light. Light has dual nature. The dual nature of light refers to the concept that light exhibits both wave-like and particle-like properties. ये माना गया है कि लाइट dual nature रखती है और इसके अंदर वेव और पार्टिकल दोनों ही तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पाई जाती हैं। अगर हम पार्टिकल की बात करें तो लाइट कंसिस्ट फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं, और अगर हम वेव की बात करें तो लाइट कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो एक डायरेक्शन में बहुत तेजी से मूव करती हैं। क्या आप जानते हैं एयर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है? कमेंट में बताइए। इस डुअल नेचर ऑफ लाइट को एक थ्योरी के अंदर बाइंड किया गया है और वो थ्योरी है द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसके अंदर हम लाइट के डुअल नेचर को प्रॉपरली स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्टिक्स एंड फिजिक्स, an object refers to a source of light or an item that emits or reflects light. Object वो सोर्स है लाइट का जो लाइट को एमिट कर सकता है या फिर वो लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है। ऑब्जेक्ट कई तरीके के होते हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट जो है वो पार निकल जाती है। एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर, क्लियर प्लास्टिक एटसेट्रा। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट पार्शियली पार होती है, यानी लाइट उनमें से पूरी तरह से पार नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल थिन फैब्रिक्स, आइस, वैक्स पेपर एटसेट्रा। ओपेक ऑब्जेक्ट्स ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट बिल्कुल भी पार नहीं जा पाती। एग्जाम्पल वुड, मेटल, स्टोन, कार्डबोर्ड एटसेट्रा। अब अगर हम लाइट के सोर्स की बात करें तो दो ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं। एग्जाम्पल सन, लाइट बल्ब, स्टार्स एटसेट्रा। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, यानी वो खुद की लाइट एमिट नहीं करते लेकिन वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स, मून एटसेट्रा। इमेज की बात करते हैं। इमेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्टिक्स एंड फिजिक्स, इट रिफर्स टू द रिप्रोडक्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय लाइट रेज ईदर थ्रू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे इमेज कहते हैं। इमेज दो तरह की होती हैं, वर्चुअल और रियल। वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, लेकिन रियल इमेजेस वो होती हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो। रिफ्लेक्शन, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच लाइट और अदर वेव्स बाउंसेस ऑफ अ सरफेस एंड चेंजेस डायरेक्शन। वो फिनोमिना जिसके अंदर लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर बाउंस बैक हो जाए, यानी कि वापस आ जाए, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के कुछ की कॉन्सेप्ट्स को जरा ध्यान से देखिए। जैसे सबसे पहले इंसिडेंट रे, द इनकमिंग लाइट रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस। वो लाइट रे जो किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रे दैट बाउंसेस ऑफ द सरफेस। वो लाइट रे जो सरफेस से टकराने के बाद यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन बनती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल लाइन, एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पर लाइट टकरा रही होती है किसी सरफेस से, यानी इंसिडेंट रे जहां पर हिट करती है, उस पॉइंट पर अगर आप सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर बनाते हो तो उसे नॉर्मल कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस,
द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहला जो लॉ है वो क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो आपको टोटल 6 टर्म्स नजर आएंगी। उसमें से आप एंगल को छोड़ दीजिए, बाकी जो 4 टर्म्स है उन्हें कंबाइन करके लास्ट में बस लिखना है ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आपका फर्स्ट लॉ बन जाता है। सेकंड लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अच्छा, यहां पर एक एग्जांपल समझिए। सपोज कीजिए कोई लाइट रे अगर नॉर्मल से ही होकर टकराती है किसी सरफेस से, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? देखिए, अगर कोई लाइट रे नॉर्मल से होकर ही जा रही है तो वो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बना रही है, यानी वो कोई एंगल नहीं क्रिएट करती। तो एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है, तो इसीलिए एंगल आर भी 0 डिग्री हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन occurs on smooth shiny surfaces like mirrors or calm water. The reflected rays are parallel resulting in a clear image. यानी अगर किसी स्मूथ और शाइनी सरफेस से जो पैरेलल लाइंस हैं, यानी जो अगर इंसिडेंट रेज हैं वो आपस में पैरेलल हैं और टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी पैरेलल ही रहें, तो उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन occurs on rough or matte surfaces. The reflected rays scatter in many directions and no clear image is formed, but the surface is still visible. होता यह है कि अगर कोई रफ सरफेस से या अनइवन सरफेस से कोई लाइट रे जो है वो टकराती है और अगर वो दोनों इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल हैं, तो टकराने के बाद वो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाएंगी। इससे जो इमेज है वो क्लियर नहीं बनती। प्लेन मिरर, अ प्लेन मिरर इज अ फ्लैट reflective surface that reflects light according to the laws of reflection. ये रिफ्लेक्शन के लॉस के अकॉर्डिंग काम करता है, प्रोड्यूसिंग अ वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज बनाता है ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स की जो इसके सामने रखे होते हैं। प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले सेम डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट है और इमेज उनके बीच सेम डिस्टेंस होता है। सेम हाइट, प्लेन मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट होता है और अगर उसकी इमेज प्लेन मिरर में बनती है तो दोनों की जो हाइट है वो सेम होती है। वर्चुअल, जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। नेक्स्ट, इरेक्ट, जो इमेज है वो इरेक्ट बनती है, मतलब सीधी बनती है। लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, यानी साइड जो है वो आपस में बदल जाती हैं। सपोज कीजिए आप अगर अपने आप को प्लेन मिरर में देखो तो जो आपकी इमेज है ना वो लिटरली इन्वर्टेड होती है, यानी अगर आप अपना राइट हैंड उठा रहे हो तो इमेज की तरफ से लेफ्ट हैंड जो है वो रेज होता है। प्रॉब्लम तो जब है जब इमेज भी अपनी तरफ से राइट हैंड उठा दे, तो बस वहां से भाग लेना, जोक था। आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स आर मिरर्स whose reflecting surface forms a part of sphere surface. एक स्फेयर के सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा आप ले लीजिए, that is called spherical mirror, यानी किसी स्फेयर का वो पार्ट जो रिफ्लेक्शन करता है उसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर 2 तरह के होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए एक स्पून है, स्पून का वो हिस्सा जिसमें हम चीजें फिल करते हैं, यानी जिसमें चीजें भरते हैं, तो वो जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड कॉनकेव, वो बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह वर्क करता है। केव मतलब अंदर का हिस्सा, ठीक है। और उसके बाद इसके अपोजिट वो हिस्सा जहां पे आप कुछ भी भर नहीं सकते, जो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करेगा तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जो जितनी भी लाइट रेज रिसीव करते हैं
सबको एक पॉइंट पर फोकस कर देते हैं। और कॉन्वेक्स इसके अपोजिट एक डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जो लाइट को स्प्रेड कर देते हैं, यानी कि बाहर की तरफ फैला देते हैं। कॉनकेव का जो फोकस होता है वो रियल होता है और कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। इसके बारे में हम जस्ट थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अब मिरर्स पढ़ रहे हैं तो कुछ टर्म्स के बारे में जानिए जरा। सबसे पहले है अपर्चर। द अपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द डायमीटर ऑफ द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट इज द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। मिरर का वो हिस्सा जो रिफ्लेक्शन करता है। यहां पर जरा आप ध्यान से देखिए, M1 से लेके M2 जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड अपर्चर, उसे अपर्चर कहते हैं। पोल, द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर सरफेस। मिरर के सरफेस का मिड पॉइंट, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मिड पॉइंट। इट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर। ये किसी भी मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। आप यहां पर पोल देख सकते हैं, मिड में है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror is the center of the sphere। अच्छा, जो spherical mirror है वो स्फेयर का एक पार्ट है और हर स्फेयर का एक सेंटर तो होता ही है, तो वही सेंटर जो है उस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाया जाएगा। प्रिंसिपल फोकस, इट इज द पॉइंट वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई जा रही है। यहां पर आप उसे देख सकते हैं। कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर। लेकिन प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर जो लाइट रेज जब पैरेलली इसके पड़ती हैं तो इसी से होकर जाती हैं। एक और तरीका है इसको पता लगाने का, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है वो भी प्रिंसिपल फोकस होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होती है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। पोल से फोकस तक की जो दूरी होती है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। अच्छा, फोकल लेंथ जो है वो रेडियस की हाफ होती है, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए एक फॉर्मूला भी यहां पे गिवन है, F इज इक्वल्स टू R/2। अब बारी आती है रियल फोकस पता लगाने की। अ रियल फोकस इज द पॉइंट वेयर लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ मिरर और पासिंग थ्रू अ लेंस। यानी मिरर से टकराने के बाद अगर लाइट रेज एक्चुअली फोकस से होकर जाती हैं तो उसे रियल फोकस कहते हैं। कॉनकेव का फोकस रियल इसीलिए है क्योंकि वहां से लाइट रेज पास होकर जाती हैं। इसको एक और तरीके समझते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉनकेव मिरर का, उसी साइड फोकस भी पाया जाता है, इसीलिए लाइट रेज वहां से होकर जाती हैं, तो इसीलिए ये रियल फोकस है। Virtual focus. A virtual focus is the point from which light rays appear to diverge after reflecting from a mirror or passing through a lens. अच्छा, कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है क्योंकि जो फोकस है ना वो रिफ्लेक्टिंग साइड के अपोजिट साइड में है, यानी रिफ्लेक्शन पहले ही हो जाता है तो लाइट रेज फोकस तक पहुंचती नहीं है। हमें ऐसा लगता है, यानी केवल अपीयर होती है कि वो फोकस तक जा रही है, लेकिन रियलिटी में फोकस तक नहीं जाती, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों आगे बात करेंगे रे डायग्राम के रूल्स की। यहां पर आपको साइड बाय साइड कॉनकेव और कॉन्वेक्स के रूल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं रे डायग्राम्स को समझने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से होकर चली जाती है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में साइड बाय साइड दिखाया गया है। नेक्स्ट रूल, अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड रूल जो है वो एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं। पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, फोकस है तो पैरेलल से जाएगी। याद करना बहुत ही इजी है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे
सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो वहीं से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम पाथ पर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए आप उसे यहां पर देख सकते हैं। और लास्ट रूल, अगर कोई लाइट रे पोल से टकराती है तो जो एंगल वो बना रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। इन सारे रूल्स के बाद अब बारी आती है रे डायग्राम्स की। रे डायग्राम कंडीशंस बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं इस चैप्टर के अंदर, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इन्हें जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स क्या कहते हैं, वहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ साथ इमेज की पोजीशन बदलती जाती है, यानी जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलते जाएंगे इमेज की पोजीशन भी बदलती जाएगी। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में है। ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में होगा तो क्या कंडीशन होगी, कौन सी इमेज जो है वो बनेगी, क्या उसका नेचर होगा। देखिए जरा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट से दो रेज जारी होती हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिल सकें और एक प्रॉपर इमेज जो है वो फॉर्म कर सकें। तो देखिए यहां पर पहली रे जो है वो पैरेलल गई, और पैरेलल अगर जाएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से होकर, वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई। नेक्स्ट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और वहीं से ही सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। आप देखेंगे कि ये दोनों इस साइड नहीं मिलती, ये दोनों रेज जो हैं मिरर के पीछे की तरफ मिल रही हैं और यहां पर ही एक इमेज जो है वो फॉर्म होती है। तो जो इमेज बनी उसकी पोजीशन है बिहाइंड द मिरर। इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। किसी भी मिरर के पीछे की तरफ जो इमेजेस बनती हैं वो वर्चुअल इरेक्ट होती हैं और जो सामने इमेज बनती हैं वो रियल और इन्वर्टेड होती हैं, याद रखिएगा। तो नेचर है वर्चुअल इरेक्ट, साइज है एनलार्ज्ड यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, जिसे आप आसानी से यहां पर कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट आपका F पर है तो देखिए जरा, पहली रे गई पैरेलल और फोकस से निकल गई और दूसरी रे अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और वहीं की वहीं रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहां पर दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं और पैरेलल होने की वजह से हम वर्चुअल इमेज कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये उस साइड मिलेंगी ही नहीं। लेकिन रियल इमेज हम कंसीडर इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर हम स्क्रीन पर इमेज ऑब्टेन तो कर सकते हैं। देखिए जरा इस बात को ध्यान से समझिए, यहां पे हमने वर्चुअल इरेक्ट क्यों नहीं लिया। वर्चुअल इरेक्ट ना लेने की सबसे बड़ी वजह यही है कि दोनों रेज कभी टकराएंगी नहीं और जब तक टकराएंगी नहीं आपको इमेज नजर नहीं आने वाली, खासकर जब वो वर्चुअल हो। लेकिन अगर हम रियल की बात करें तो अगर आप सामने स्क्रीन रख दोगे ना तो वहां पर इमेज जो है वो बन जाएगी। यहां पर आप जैसे जैसे स्क्रीन पीछे करते जाओगे वैसे वैसे इमेज जो है वो धीरे 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 बड़ी होती चली जाती है। तो पोजीशन क्या है इमेज की, एट इंफिनिटी। आपको नहीं पता इमेज जो है वो कहां बन रही, अनंत पर बनेगी। नेचर है रियल और इन्वर्टेड, इसका नेचर रियल इन्वर्टेड है क्योंकि ये मिरर के सामने बन रही है। साइज है हाईली मैग्नीफाइड, यानी इमेज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो C और F के बीच में है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। तो देखिए पहली रे जो है वो पैरेलल गई तो फोकस से निकल गई और दूसरी रे अगर फोकस से जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी और दोनों रेज मिल रही हैं इस जगह पर और एक इमेज बना रही हैं। तो देखिए इमेज की पोजीशन क्या है, वो है बियॉन्ड C, यानी इमेज जो है वो C से भी पीछे की तरफ बन रही है। नेचर है रियल इन्वर्टेड क्योंकि मिरर के सामने बन रही है। नेक्स्ट साइज है एनलार्ज्ड, यानी कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, जैसा आपको यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा होगा। अब ऑब्जेक्ट जो है वो C पर है तो पहली रे गई पैरेलल, फोकस से निकल गई, दूसरी रे गई फोकस से और पैरेलल हो गई और ये क्रॉस करने के बाद जो इमेज बनाती हैं उसकी पोजीशन भी है C, यानी इमेज भी एट C ही बन रही है। नेचर है रियल और इन्वर्टेड और साइज है सेम एज ऑब्जेक्ट। ये एक लौती ऐसी कंडीशन है जहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है किसी स्फेरिकल मिरर के अंदर। अब आपका ऑब्जेक्ट है बिहाइंड C, पहली रे गई पैरेलल, फोकस से निकल गई, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है और वहीं से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम पाथ पर। तो देखिए इमेज क्या बन रही है, इमेज बन रही है बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में।
नेचर है रियल और इन्वर्टेड क्योंकि मिरर के सामने है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है। क्लियर। साइज है डिमिनिश्ड यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आप साइज कंपेयर कर सकते हो, जो इमेज है उसका साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों में फर्क है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो देखिए इंफिनिटी पर जब कोई ऑब्जेक्ट होता है ना तो रेज पैरेलल आती हैं। तो पहली रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, फोकस से निकल गई, और दूसरी रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से निकल गई। तो इमेज कहां बन रही है? इमेज बन रही है एट एफ, फोकस पर इमेज बनेगी। नेचर होगा रियल इन्वर्टेड क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, और साइज है हाईली डिमिनिश्ड यानी ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज जो है वो बहुत ज्यादा छोटी बनती है, इसीलिए हाईली डिमिनिश्ड। अब हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर्स के यूज की। तो देखिए जरा, सबसे पहले शेविंग एंड मेकअप मिरर्स की तरह से कॉनकेव मिरर्स का यूज होता है। रीजन क्या है? दीज मिरर्स प्रोवाइड अ मैग्निफाइड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ। अगर ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंडर में रखा जाए तो वो बहुत ही मैग्निफाइड इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज बनाता है। फर्स्ट वाला रे डायग्राम अगर आप लोगों ने फॉलो किया हो तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच था और इमेज जो थी वो वर्चुअल थी। ये वही कंडीशन है। हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, रीजन क्या है? कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू फोकस द लाइट फ्रॉम द बल्ब इनटू अ पैरेलल बीम। कौन सा वाला रे डायग्राम इसे फॉलो कर रहा है? और वो है सेकंड वाला, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं, इससे इसकी जो रेंज और इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, विच प्रोवाइड्स विजिबिलिटी एट नाइट, जिससे जो नाइट में विजिबिलिटी जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। सोलर फर्नेसेस, बाय फोकसिंग सनलाइट टू अ सिंगल पॉइंट, concave mirrors can generate high temperatures which can be used for cooking or generating steam for energy production। अगर हम इसके यूज की बात करें तो सोलर फर्नेसेस में कॉनकेव मिरर्स का यूज होता है। ये अपने ऊपर जितनी भी लाइट रेज रिसीव कर रहे हैं वो सबको एक पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं, और यहां पर रे डायग्राम नंबर जो 6 था वो यहां पर फॉलो हो रहा है। यानी आपका ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो जितनी भी लाइट रेज वो रिसीव कर रहा है मिरर उन सबको एक पॉइंट पर फोकस कर देगा। डेंटल मिरर्स, डेंटिस्ट यूज स्मॉल कॉनकेव मिरर्स टू गेट अ मैग्निफाइड व्यू of the inside of a patient's mouth, allowing them to see details that are not visible to the naked eyes। यहां पर भी हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो डेंटिस्ट होते हैं वो इस तरह के मिरर्स को यूज करते हैं कैविटी के साइज को देखने के लिए, दांतों को चेक करने के लिए, और यहां पर रे डायग्राम नंबर 1 जो है वो फॉलो किया जाता है कि ऑब्जेक्ट को जितना पास रखोगे ना मिरर से इमेज उतनी ही बड़ी नजर आती है। क्लियर। फ्लैश लाइट्स, रीजन क्या है? द कॉनकेव मिरर फोकसेस द लाइट फ्रॉम द बल्ब इनटू अ कंसंट्रेटेड बीम प्रोवाइडिंग अ मोर डायरेक्टेड एंड इंटेंस लाइट सोर्स। यहां पर भी जो हेडलाइट वाला एग्जांपल था ना वही वाला रे डायग्राम यहां फॉलो हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो बीम जो है वो प्रॉपर बनेगी। सैटेलाइट डिशेस, कॉनकेव मिरर्स और पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स इन सैटेलाइट डिशेस फोकस इनकमिंग सिग्नल्स टू द रिसीवर। यहां पर जो सैटेलाइट डिशेस है ना वो भी बहुत सारे सिग्नल रिसीव करती हैं। कहां से? इंफिनिटी से। इंफिनिटी से बहुत सारी जो रेज हैं वो सैटेलाइट डिश पर पड़ रही हैं, और सारी रेज को रिसीव करने के बाद वो एक रिसीवर पर पॉइंट आउट करता है जिससे सिग्नल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। रे डायग्राम नंबर 6 यहां पर अप्लाई हो रहा है। अब बारी आती है कॉन्वेक्स मिरर्स के रे डायग्राम्स और उनके यूजेस की। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर है, देखिए यहां पर कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि सारी जो पॉइंट्स है ना वो रिफ्लेक्टिंग साइड के अपोजिट साइड हैं, तो रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ कोई पर्टिकुलर पॉइंट है ही नहीं। तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर दीजिए, इमेज जो है वो एक ही जगह पर बनेगी। तो देखिए जरा, आपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दिया, अब पहली रे जो है वो पैरेलल गई और अपीयर होती है कि वो फोकस से होकर जा रही है तो वो डाइवर्ज हो जाती है। उसके बाद सेकंड रे जो है वो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वहीं की वहीं रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये दोनों जो रेज हैं, जो इमेजनरी जो रेज हैं वो क्रॉस कर रही हैं P और F के बीच में,
देखिए जरा, इमेज की पोजीशन है बिटवीन P एंड F, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट क्योंकि इमेज जो है वो मिरर के बैक साइड में बन रही है। साइज है डिमिनिश्ड, आप यहां पे आराम से कंपेयर कर सकते हो, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर है, और इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो लाइट रेज कैसे आती हैं? पैरेलल। तो देखिए यहां पे पैरेलल आई हैं, दोनों लाइट रेज फोकस पर डाइवर्ज हुई हैं, तो इमेज कहां बनेगी? एट एफ, यानी कि फोकस पर बनेगी। नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर? अब अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो तो कॉन्वेक्स मिरर्स केवल वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहे हैं, और दोनों ही कंडीशन में जो इमेजेस बन रही हैं वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी हैं। अब जरा इसके यूजेस देखते हैं। व्हीकल साइड मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू कंपेयर टू फ्लैट मिरर्स। अच्छा, फ्लैट मिरर के मुकाबले एक वाइडर व्यू प्रोवाइड कराते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो इमेजेस बनती है ना वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले बहुत छोटी होती हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ व्यू जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी मिरर्स इन स्टोर्स, अगेन सेम रीजन, यहां पर भी एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू जो है वो देखने को मिलता है, इसीलिए इसे सिक्योरिटी मिरर्स के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है रोड सेफ्टी मिरर्स, प्लेस्ड एट शार्प टर्न्स, जो शार्प टर्न्स होते हैं ना ये वहां पर लगाए जाते हैं, इंटरसेक्शंस पे, ड्राइवेज पे। कॉन्वेक्स मिरर्स जो हैं वो ड्राइवर्स को हेल्प करते हैं इनकमिंग ट्रैफिक को आता हुआ देखने में। ये एक वाइल्ड फील्ड जो है वो देते हैं, तो इससे क्या होता है कि ड्राइवर को ना अंदाजा लग जाता है कि जो कार या जो बस जो भी व्हीकल है वो कितना दूरी से आ रहा है और ट्रैफिक की कंडीशन क्या है। और भी इसके यूजेस हैं, जैसे कि एटीएम्स एंड बैंक टेलर मिरर्स, पार्किंग गैराज मिरर्स, एलिवेटर मिरर्स, सर्वेलेंस एंड ऑब्जर्वेशन मिरर्स। इस तरह के मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज होता है। अब जानते हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। द मिरर फॉर्मूला रिलेट्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, the image distance v and the focal length f of a spherical mirror। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f के बीच एक रिलेशन है, और वो है 1/v plus 1/u is equals to 1/f। इसे याद कर लीजिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। अगली टर्म है लीनियर मैग्निफिकेशन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिरर्स इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ द हाइट of the image to the height of an object। अगर हम लोग कंपेयर करें कि एक इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बन रही है, तो आप इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जब रेशो निकालेंगे ना तो वो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन एक रेशो है, इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और इसका फॉर्मूला है m is equals to h2 upon h1। h2 जो है यहां पर मैंने माना है हाइट ऑफ इमेज के लिए, एंड h1 जो है वो माना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। और इसे एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m is equals to minus v upon u। v जो है यहां पर है इमेज डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ जरूरी बात है। देखिए इसकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन इसकी जो वैल्यूज आती है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कैसे? जरा देखिए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू या तो 1 आएगी क्योंकि एक रेशो है, या तो वैल्यू 1 आएगी या 1 से ज्यादा आएगी या 1 से कम आएगी। तो क्या इफेक्ट होता है, कब कब वैल्यू 1 के बराबर होती है, कब कम होती है, कब ज्यादा होती है, इसको आप देखिए जरा। m is equals to 1 कब होता है? जब h1 और h2 दोनों बराबर हों। m 1 से बड़ा कब होता है? सपोज कीजिए मैग्निफिकेशन 2 है, 5 है, 1000 है, 5000 है, तो इसका मतलब इमेज जो है वो बड़ी बन रही है, किसके मुकाबले? ऑब्जेक्ट के मुकाबले। क्लियर? और अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम आया है, यानी -1/3, -0.5, प्लस का 0.25, इस तरह का मैग्निफिकेशन है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज जो है वो छोटी है, यानी जो भी आपकी इमेज बनी है इन द कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट छोटी बन रही है। एक और चीज यहां पे याद करने के लिए, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है वर्चुअल और इरेक्ट के लिए, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है रियल और इन्वर्टेड के लिए। अब जानते हैं साइन कन्वेंशंस के बारे में। अगर आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने हैं ना बिना गलती के, तो साइन कन्वेंशंस को अच्छे से समझ के तैयार कर लो। ठीक है, तो देखिए साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं और कैसे इन्हें करेंगे ताकि आसानी से याद हो जाएं।
सबसे पहले देखिए कॉनकेव मिरर के बारे में, और हम इसे समझेंगे कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग। कार्टेशियन प्लेन जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, एक्स जो है वो पॉजिटिव है, एक्स डैश नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है और वाई डैश नेगेटिव है, और जहां पर 0 होता है ना, जो मिड होता है, वो है हमारा पोल। और ये रहा आपका कॉनकेव मिरर। यहां पर है ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रखा जाता है। मिरर के पीछे की तरफ है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, और यहां बन रही है आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज। तो साइन देखिए कैसे निकालेंगे, U नेगेटिव है। अगर हम पोल से एक्स डैश की तरफ बढ़े तो आप देखेंगे ये साइन नेगेटिव हो रहा है, और U यानी ऑब्जेक्ट जो है वो उसी जगह पर रखा हुआ है। H1 देखिए जरा पॉजिटिव है। अगर आप H1 थोड़ा गौर से देखिए तो आप P से Y की तरफ जा रहे हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, और ऊपर Y होता है यानी कि पॉजिटिव। फोकल लेंथ देखिए जरा, फोकल लेंथ नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि P से F तक, P से अगर आप F की तरफ जाएंगे तो X डैश की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब सिंबल नेगेटिव आ रहा है। अब इमेजेस को देखिए जरा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए। V की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि P से आप X की तरफ बढ़ रहे हो और X पॉजिटिव है। H2 जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है यानी कि Y। मैग्निफिकेशन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही होता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए। रियल और इन्वर्टेड के लिए देखिए जरा, इमेज जो है वो मिरर के सामने की तरफ बन रही है और V जो है हमारा हो जाएगा नेगेटिव। देखिए पोल से आप X डैश की तरफ जाओगे अगर आप इमेज डिस्टेंस निकालोगे रियल और इन्वर्टेड के लिए, तो ये दूरी आपकी नेगेटिव हो गई। S2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आप प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जा रहे हो। क्लियर? और मैग्निफिकेशन यहां पर नेगेटिव है क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया था मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है रियल और इन्वर्टेड इमेजेस के लिए। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स के बारे में। देखिए अब ऑब्जेक्ट इस जगह पर है, इमेज आपकी ये रही, और U जो है वो नेगेटिव होगा। आप P से X डैश की तरफ जाएंगे U कैलकुलेट करने के लिए। ऑब्जेक्ट आपका मिरर के इस तरफ रखा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, तो ये हो गया नेगेटिव। H1 देखिए पॉजिटिव है क्योंकि ये Y की तरफ जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएंगे Y आएगा और वो पॉजिटिव होता है। क्लियर? नेक्स्ट फोकल लेंथ देखिए पॉजिटिव है क्योंकि यहां पे आप P से X की तरफ जाएंगे। देखिए फोकल लेंथ पॉजिटिव क्योंकि X पॉजिटिव होता है। यहां पर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, तो देखिए जरा V की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि P से X की तरफ जा रहे हैं। अगेन H2 जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, और मैग्निफिकेशन अगेन पॉजिटिव क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। बच्चों साइन कन्वेंशंस को ना बहुत ध्यान से समझना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। एक और सबसे बड़ी चीज, साइन कन्वेंशंस जो होते हैं ना वो न्यूमेरिकल्स में एज एन इंटीजर वर्क करते हैं, लेकिन ये बताते हैं किसी ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन को। अगर आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन की नॉलेज होगी ना तो आप केवल मैग्निफिकेशन से ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस बड़े आराम से निकाल लोगे बिना कैलकुलेशन के, यानी कुछ अंदाजा जो है वो लग जाता है, और ये हेल्प करता है बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और उसके लिए करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल, जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ आगे के वीडियोस में। तब तक के लिए कीप लर्निंग वर्क हार्ड, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।